हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज भानु एंड वेलकम टू हेल्थ फार्मा। सो फ्रेंड, टुडे डिस्कस अबाउट एचआईवी इन्फेक्शन या एड्स। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे एचआईवी या एड्स होता क्या है, किसके कारण से होता है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी में दिखाई देते हैं, और इसका डायग्नोसिस क्या, ट्रीटमेंट क्या, प्रिवेंशन। ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। सो बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले एड्स का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि हमारे बॉडी में एक ही टाइम पर बहुत सारे सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। यानी कि यह एक ऐसी बीमारी है जो कि एक हेल्दी पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि उसकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है पूरा पूरा क्या होता है, डैमेज हो जाता है। जिसके कारण उसके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम दिखाई देने लगते हैं उस ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, और उस ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है इतना वीक हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है कि उस ह्यूमन बॉडी की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसलिए ये जो एड्स इन्फेक्शन है इसे फीटल डिसीज या फिर डेडली डिसीज भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी में पेशेंट की डेथ होना 100% तय होती है। ठीक है, और ये जो एड्स होता है यह कि वायरस का होता है जिसका नाम है HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और यह एक ऐसा वायरस है जो कि क्या करता है कि एचआईवी इन्फेक्शन या फिर एड्स को क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो एचआईवी होता है, ये एचआईवी वायरस है किस सेल्स को टारगेट करता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो एक होता है WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये जो लिम्फोसाइट्स होता है इसके भी सम टाइप्स होते हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और ये जो मोनोसाइट्स होता है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेज और एक होता है एंटाइटिस सेल्स। ठीक है, ये जो बी लिम्फोसाइट्स होता है ये क्या करता है कि एंटीबॉडी रिलीज करता है। ये क्या करता है कि जो भी हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन आता है तो ये एंटीबॉडी है क्या करता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इसके भी सम टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है हेल्पर टी सेल्स, एक होता है किलर टी सेल्स। यानी कि ये जो किलर टी सेल्स होता है ये क्या करता है कि जो भी पैथोजन आता है उसको क्या करता है, किल कर देता है। और ये जो मैक्रोफेज या फिर किलर टी सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, इनको खबर कौन देता है कि बाहर से कोई भी पैथोजन आया है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के लिए एक होता है खबरी, यानी कि हेल्पर टी सेल्स। ये जो टी सेल्स होता है क्या करता है कि यही खबर करता है। और ये जो हेल्पर टी सेल्स होता है यही खबरी होता है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में पैथोजन आता है यही जाके खबर देता है कि आप बॉडी में पैथोजन आया है। अब आपका काम है कि इसे डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, नहीं तो बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। देखिए, ये जो HIV वायरस है ये बहुत ही स्मार्ट होता है। ये पता है क्या करता है, ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं यानी कि जो खबरी होता है इसी पे जाके अटैक कर देता है कि न बचेगा खबरिया और न फैलेगी खबर। ठीक है, तो HIV वायरस जाकर हेल्पर टी सेल्स पर अटैक कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो HIV वायरस है ये हेल्पर टी सेल्स को क्यों टारगेट करता है। क्योंकि ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं इसके पास होता है कुछ रिसेप्टर प्रोटीन, जिसे कि हम बोलते हैं CD4 रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं तो इसके पास होता है रिसेप्टर प्रोटीन, जिसे कि हम बोलते हैं CD4 रिसेप्टर प्रोटीन। इन्हीं प्रोटीन्स के ऊपर जाकर के HIV वायरस क्या करता है, अटैक कर देता है। और धीरे धीरे क्या करता है कि ये हेल्पर टी सेल्स में पहुंच जाता है। और हेल्पर टी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस के अंदर DNA RNA भी होगा। ठीक है, ये जो HIV वायरस है सबसे पहले क्या करता है कि ये जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है इसको डबल स्टैंड में कन्वर्ट करता है। और ये इस होस्ट सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि जो हेल्पर टी सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो होस्ट का जीनोम होता है, इस होस्ट के जीनोम को क्या करता है कि HIV वायरस जाके RNA जीनोम को फिक्स कर देता है। तो होगा क्या कि ये जो हेल्पर टी सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर HIV वायरस का जीनोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब हेल्पर टी सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं कि ये जो वायरल जीनोम है इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या करते हैं कि हेल्पर टी सेल्स अपने आप को डिस्ट्रॉय करते चले जाएंगे। तो हुआ क्या कि ये जो खबरी है, खबरी खत्म हो गया तो बाकी वो खबर कौन देगा। लेकिन क्या CD4 रिसेप्टर प्रोटीन सिर्फ हेल्पर टी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, ये कई बार डेंड्राइटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, या फिर कई बार क्या करते हैं मैक्रोफेज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली टी लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये कई बार लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसलिए आपको कई बार लिखा मिल सकता है कि ये जो हेल्पर टी सेल्स है लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती हैं। इसलिए जो HIV वायरस का जो टारगेट आर्गन है दैट इज लिम्फ नोड। तो आइए जानते हैं कि ये जो HIV का इन्फेक्शन होता है फैलता कैसे है। देखिए, अधिकांश लोगों को HIV का इन्फेक्शन होता है इसी वजह से क्योंकि उनको मालूम नहीं होता कि ये फैलता कैसे है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये जो HIV का इन्फेक्शन होता है फैलता कैसे है, ताकि इसे हम प्रिवेंट कर सकें। देखिए, अधिकांश लोगों को मालूम ही होगा कि ये जो HIV का इन्फेक्शन होता है इसका ना तो कोई दवाई है और ना ही वैक्सीन है ताकि इसे हम प्रिवेंट कर सकें। सिर्फ जो लोग HIV के फर्स्ट स्टेज में होते हैं उनके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहला होता है सेक्स, यानी कि जब कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ अनप्रोटेक्टेड या फिर अनसेफ सेक्स करता है, इसके दौरान क्या होता है HIV का इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर जब कोई व्यक्ति मल्टीपल लोगों के साथ यौन संबंध रखता है, इसके दौरान भी क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर हेल्थ केयर वर्कर, इमरजेंसी वर्कर या फिर अन्य लोग जो कि ब्लड के कंटेंट में आते हैं, क्या होता है इससे भी HIV का इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर जब कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड लेता है, क्या होता है इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर IV ड्रग्स यूजिंग के दौरान भी हो सकता है।
यानी कि जब कोई व्यक्ति एक ही निडल्स या सिरिंज से मल्टीपल लोगों के साथ एक ही दवाई क्या करता है, शेयर करता है या फिर देता है, क्या होता है इससे भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो बच्चा होता है उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि जो मदर का पूरा ब्लड होता है वही सर्कुलेट होकर प्लेसेंटा में जाता है, और जो ब्लड प्लेसेंटा में जा रहा है उसमें ये वाला वायरस होगा, यानी कि HIV वायरस होगा। और ये वायरस अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू बच्चे में चला जाता है, सेम डिसीज कॉज कर देता है, ठीक है। या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान भी बच्चे के हो जाता है, क्योंकि मदर के वेजाइना के अंदर जो सर्विक्स होता है वहाँ का घाव यदि बच्चे के कंटेंट में आ जाता है तो क्या होता है इससे भी HIV का इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर जब कोई व्यक्ति नए सेक्स पार्टनर के साथ यौन संबंध रखता है और उस टाइम पर यदि उसको HIV का इन्फेक्शन है तो क्या होता है इससे हेल्दी पर्सन को क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर जब कोई HIV से इन्फेक्टेड मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो क्या होता है दूध के कंटेंट से भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें कि ये जो HIV का इन्फेक्शन होता है यह किसके कारण से नहीं फंस सकता है, जैसे कि यह किसिंग के थ्रू नहीं हो सकता है, या फिर यह साथ में रहने से भी, साथ में बात करने से भी नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर साथ में स्कूल जाने से, या फिर साथ में काम करने से, या फिर यात्रा करने से भी ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। या फिर गले लगने से, या फिर हाथ मिलाने से भी ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर टीयर्स या फिर पसीने से भी ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, या फिर स्किन टच से भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से नहीं हो सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। अगर इसमें सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं यह स्टेज पे डिपेंड होते हैं। ये जो बीमारी है आपको कितने दिन की हुई है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं 4th स्टेज में दिखाई देते हैं। तो उसमें पहला स्टेज होता है दैट इज जिसे कि अपन एक्यूट HIV सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब आपके बॉडी में ये वायरस इंटर करता है तो इंटर करने के बाद आपके WBC एंड लिम्फ नोड में पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद आपके हेल्पर टी सेल्स के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं CD4 रिसेप्टर प्रोटीन्स, उसको क्या करता है मल्टीप्लाई कर देता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में HIV वायरस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए इसे एक्यूट HIV सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इसमें जो सिम्टम दिखाई देते हैं फ्लू लाइक सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि सबसे पहले फीवर हो सकता है, हेडेक यानी सिर दर्द भी कर सकता है, आपके मसल्स में पेन हो सकता है, आपके जॉइंट में भी पेन हो सकता है, गले में खराश हो सकता है, या फिर आपकी जो गले की लिम्फ नोड होती है वो भी सूज जाती है, ठीक है। यानी कि आपको इसमें पता नहीं चलेगा लेकिन आपको महसूस हो सकता है। इसके बाद क्या होता है कि आपको भूख भी नहीं लग सकती है, या फिर आपको फैटिग यानी थकावट भी महसूस हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको डायरिया हो सकता है, या फिर कफ यानी खांसी भी हो सकती है, या फिर वेट लॉस भी हो सकता है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं कितने दिन में दिखाई देते हैं, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं यह 1 से 1.5 महीने के अंदर दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और इसके बाद गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, और ये जो CD4 रिसेप्टर प्रोटीन्स होती है इसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो इम्यून सिस्टम होता है ये क्या करता है कि इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन पूरी तरह से इसको ख़त्म नहीं कर पाता। लेकिन ये जो HIV वायरस है इसका लेवल ओनली कम कर सकता है, ठीक है। तो अगर इसी में सेकेंड स्टेज के बारे में बात करें तो देखिए इसे हम क्रोनिक HIV सिंड्रोम या फिर लेटेंट HIV सिंड्रोम भी कहते हैं। लेकिन लेटेंट का मतलब होता है अंडर डेवलपिंग स्टेज, यानी कि ये जो वायरस है आपकी बॉडी में प्रेजेंट है और धीरे धीरे क्या करता है डेवलप होता रहता है, ठीक है। और इसे हम एसिम्टोमेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता। और ये जो स्टेज है काफ़ी लंबा होता है, और इसमें आपको 10 या 20 साल भी लग सकते हैं सिम्टम डेवलप होने में, या फिर नॉर्मली 10 साल भी होते हैं। लेकिन इसके बाद भी सिम्टम्स नहीं आते कुछ केसेस में, ठीक है। लेकिन नॉर्मली 5 साल, 6 साल या फिर 8 साल से में इसके सिम्टम दिखना डेवलप हो जाते हैं। और ये जो सिम्टम्स कब डेवलप होते हैं, जब आपके बॉडी में 5 साल या 6 साल पहले ये HIV का इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद ये सिम्टम दिखना डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यह एक प्रकार का क्रोनिक HIV सिंड्रोम होता है, और यह काफ़ी लंबा होता है, और इसमें आपकी डेथ भी होना पॉसिबल हो जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि ये जो फेज़ है काफ़ी लंबा होता है। तो इसमें जो सिम्टम दिखाई देते हैं दैट इज़ पहला होता है परसिस्ट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, यानी कि आपको जो लिम्फ नोड होती हैं वो सूज जाती हैं, और आपको पूरी तरह पता भी चल जाता है कि आपकी जो लिम्फ नोड है वो सूजी हुई है, ठीक है। और सेकंड होता है माइनर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपके दोनों साइड में एक एक बंदे खड़े हैं, एक को HIV का इन्फेक्शन है और एक को HIV का इन्फेक्शन नहीं है। और यदि हम डायरिया का सेम बैक्टीरिया दोनों के अंदर डाल देते हैं तो जो HIV से इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको डायरिया बहुत ज़्यादा होने लगता है, और जो HIV से इन्फेक्टेड व्यक्ति नहीं है उसको डायरिया नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो HIV से इन्फेक्टेड होता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी डिफिशिएंट होता है, यानी काफ़ी कमज़ोर होता है। डिफिशिएंट क्यों होती है, क्योंकि उसका जो हेल्पर टी सेल्स होती है मर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट यानी कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन काम करता है, इसलिए इसे हम माइनर अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कहते हैं। ऐसे इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज़, यानी कि ये जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ये कम्प्रोमाइज़ हो जाता है, अब उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि वो पहले था, ठीक है। यानी कि ये जो HIV वायरस है जब आपकी हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करता है
ये जो हेल्पर टी सेल्स का जो काउंट होता है कंटिन्यू क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। इसलिए इस स्टेज में बचना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसमें थर्ड होता है जिसे बोलते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपको पूरी तरह से एड्स हो चुका है। इससे पहले अपन नॉर्मली पढ़ते थे कि HIV इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि इस स्टेज में हेल्पर टी सेल्स का जो काउंट होता है यह 200 से भी कम होने लगता है। इसलिए आपकी बॉडी में मैनी सिम्टम्स यानी बहुत सारे सिम्टम्स और क्रोनिक सिम्टम्स दिखना डेवलप हो जाते हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं आपकी पूरी लाइफ के लिए थ्रेटनिक यानी कि घातक हो सकते हैं। सो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं दैट इज परसिस्टेंट डायरिया, यानी कि आपको लगातार डायरिया होने लगता है। आप कितनी भी दवाई करा लो सही ही नहीं होता, ठीक है। और सेम TB के केसेस में भी होता है, यानी कि लगातार वेट लॉस होने लगता है। और यह प्रकार का सिम्टोमेटिक फेज होता है क्योंकि इस स्टेज में आपको पूरी तरह से सिम्टम दिखना डेवलप हो जाते हैं। या फिर आपको फैटिग यानी थकावट भी बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि डायरिया की वजह से आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन निकला जा रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। यानी कि आप कुछ भी खाना खा रहे हैं या फिर पी रहे हैं, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करने से पहले ही डायरिया के माध्यम से बाहर निकाली जा रही है, ठीक है। तो ऑब्जर्व सी बात है कि यदि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी, ठीक। इस कारण से आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगता है। या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर स्प्लेनोमेगली, देखिए इसका मतलब होता है कि आपकी जो स्प्लीन है उसकी भी साइज बड़ा होने लगती है, यानी कि उसमें इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, ठीक है। या फिर आपको लिम्फेडेनोपैथी भी हो सकता है। देखिए इसका मतलब होता है आपकी जो लिम्फ नोड है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो इसमें लास्ट होता है जिसे बोलते हैं एंड स्टेज, यानी कि जो व्यक्ति एड्स के लास्ट स्टेज में आता है उनकी डेथ होना 100% तय है, क्योंकि इस स्टेज में बहुत सारे सिम्टम्स और सीरियस सिम्टम दिखना डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है रेस्पिरेटरी डिसीज, यानी कि आपको TB भी हो सकती है या फिर आपको निमोसिस्टिक निमोनिया हो सकता है। और ये जो निमोनिया है आपको सीरियस डिसीज का कारण भी बन सकता है। या फिर आपके GIT में क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है। GIT में इन्फेक्शन की वजह से आपको वहाँ पे कैंसर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ भी निगलने में या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। या फिर आपको CNS डिसीज भी हो सकती है, जैसे कि आपको डिमेंटिया कारण बन सकता है। देखिए डिमेंटिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, यानी कि आपकी जो मेमोरी है खराब हो जाती है, यानी काम करना ही बंद कर देती है। और इस डिमेंटिया कारण एल्जाइमर डिसीज भी होती है। या फिर आपको केपोसिस सार्कोमा भी हो सकता है। देखिए यह प्रकार का क्या होता है कि स्किन माउथ कैंसर होता है। और यह कब होता है जब आपकी इम्यून सिस्टम काफ़ी डिफिशियंट हो जाती है, ठीक है। या फिर आपको हार्पिज भी हो सकता है। देखिए हार्पिज का मतलब होता है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फुंसी हो जाती हैं, और ये जो फुंसी है आपको पेनलेस भी हो सकता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है, ठीक है। या फिर किडनी डिसीज भी हो सकती है। और यदि आपकी किडनी में डिसीज होती है तो आपको जो किडनी है वो काम ही अच्छे से नहीं कर पाती, ठीक है, जिसके कारण से आपकी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जमा रह जाते हैं। या फिर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, यानी कि आपको जो न्यूरॉन्स होती हैं वो काम करना ही बंद कर सकती हैं, ठीक है। या फिर आपको HPV रिलेटेड कैंसर हो सकता है। देखिए HPV का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर कैंडिडियासिस हो सकता है, ठीक है। देखिए यह प्रकार का HIV रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपके माउथ, जीभ, ईसोफेगस, वेजाइना पर क्या होता है कि सूजन हो जाती है। और वहाँ पे क्या होता है कि एक मोटी और बहुत सफ़ेद परत की लेयर का कारण बन जाता है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट होता है साइटोमेगालो वायरस। देखिए यह प्रकार का हर्पीज वायरस होता है। और ये जो वायरस है यह सीमन, वेजाइनल फ्लूइड, मिल्क या फिर यूरिन के माध्यम से स्प्रेड होता है, ठीक है। जिसको भी ये वायरस होता है उसकी जो इम्यून सिस्टम होती है इनएक्टिवेट हो जाती है। और इनएक्टिवेट होने का उसकी जो इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी डिफिशियंट हो जाती है, काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का आँख, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर अदर ऑर्गन्स क्या होता है पूरी तरह डैमेज हो जाता है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट होता है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। देखिए इसका मतलब होता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के आसपास जो मेम्ब्रेन होती है और वहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो होता है वहाँ पे क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिसीज हो जाती है। या फिर लिम्फोमा का कारण भी बन सकता है। देखिए लिम्फोमा का मतलब होता है कि आपकी जो गर्दन है, गर्दन में जो लिम्फ नोड होती है वहाँ पे सूजन हो जाती है, और सूजन होने का वहाँ पे कैंसर भी बन सकता है, ठीक है। मतलब इस स्टेज में आपके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम दिखाई देने लगते हैं और सीरियस सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस स्टेज में टाटा बाय बाय होना पक्का है, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें तो ये जो HIV इन्फेक्शन होता है या प्रिवेंटेबल कंडीशन होता है, यानी कि हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो आपको मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना है। यदि आप सेक्स करते हैं तो क्या करना है, आपको कंडोम का यूज जरूर करना है। ओनली वन व्यक्ति के साथ ही सेक्सुअल एक्टिविटी करना है, और अनइफेक्टेड व्यक्ति के साथ ही सेक्सुअल एक्टिविटी करना है, ठीक है। या फिर ऐसे व्यक्ति का ब्लड नहीं लेना है जिसको HIV का इन्फेक्शन है, क्योंकि इससे भी होता है, ठीक है। या फिर आपको क्लीन नीडल या फिर सिरिंज का यूज़ करना है, ठीक है। या फिर ऐसे व्यक्ति का घाव टच नहीं करना है जिसको HIV का इन्फेक्शन है, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। या फिर मेल सर्कुलेशन पर कंसीडर करना है। या फिर प्रत्येक सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान आपको क्या करना है कि न्यू कंडोम का यूज़ करना है। या फिर यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको क्या करना है कि मेडिकल केयर से ज़रूर सलाह लेना है। या फिर यदि आपका सेक्स वर्कर नया है तो आपको क्या करना है कि उससे HIV के बारे में ज़रूर पूछना है कि आपको HIV का इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, ताकि इसे प्रिवेंट किया जा सके। ये कुछ प्रिवेंशन है जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकें। तो इसमें नेक्स्ट होता है डायग्नोसिस, ठीक है।
यानी कि एक्यूट इन्फेक्शन के बाद आप इसे डिटेक्ट तो करा सकते हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपको HIV का इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। तो इसमें जो पहला टेस्ट होता है दैट इज़ PCR यानी पॉलीमरेज रिएक्शन चेन। इसमें यह पूरी तरह से एड्स के बारे में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इसमें सेकेंड टेस्ट होता है दैट इज एलिस यानी कि एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसर्वेंट आशय, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो आपका एंटीजन और एंटीबॉडी होती है दोनों का एग्लूटिनेशन कराते हैं, यानी कि दोनों को रिएक्ट कराते हैं। और यदि एंटीजन प्रेजेंट है तो आपको एड्स है, और यदि एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आपको एड्स नहीं है, ठीक है। और इसमें थर्ड होता है दैट इज न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, यानी कि ये जो टेस्ट होता है सबसे बेटर टेस्ट एड्स के लिए यही होता है, ठीक है। यानी कि इसमें पूरी तरह से एड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। या फिर नेक्स्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। यानी कि ये जो एंटीबॉडी होती है इसकी जांच की जाती है कि आपकी बॉडी में कोई भी वायरस प्रेजेंट है या फिर नहीं, ठीक है। ये कुछ टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि आपको एड्स है या फिर नहीं। तो अगर इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एड्स का कोई भी ना तो दवाई है और ना ही वैक्सीन है जिससे कि हम इसे ट्रीट कर सकें। लेकिन जो लोग HIV के फर्स्ट स्टेज में होते हैं उसके लिए कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम उनके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह भी सही नहीं किया सकता है। सो इसमें पहला ड्रग्स होता है दैट इज नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जैसे कि इफेविरिन, रिल्पेविरिन, ठीक है। और इसमें सेकेंड ड्रग्स होता है दैट इज न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। सो इसमें जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं दैट इज एवेकेविर और एक होता है फ्यूमेरेट, ठीक है। और इसमें थर्ड ड्रग्स होता है दैट इज प्रोटीएज इनहिबिटर। सो इसमें जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं दैट इज एटाजेनेविर और सेकेंड होता है लोपिनेविर, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स दे के इनके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।